नमस्कार। चेक कहने को महज एक कागज का टुकड़ा होता है, लेकिन जिसका वो चेक होता है उसके लिए उसकी बहुत वैल्यू होती है, फाइनेंशियल भी और कभी कभी इमोशनल भी। जहां से पैसे आने वाले होते हैं, अगर उस अमाउंट का चेक भी आपको मिल जाता है तब भी आपको तसल्ली नहीं होती, क्योंकि हमेशा एक डर बना रहता है। वो डर होता है चेक बाउंस होने का डर। चेक बाउंस होना यानी चेक का डिसऑनर हो जाना, या फिर ये कहें कि चेक का क्लियर ही ना होना। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है, इसलिए आज हम जागो में इसी के बारे में बात करेंगे। क्या कारण है कि चेक बाउंस हो जाता है, और एज अ कंज्यूमर आप इसके खिलाफ कैसे कंप्लेंट लिखवा सकते हैं कि आप चीटेड फील ना करें। आपके सभी सवालों के जवाब देंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे लीगल एक्सपर्ट मिस्टर कामरान रिजवी जी। कामरान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जागो में। आप अपने सवाल भेजिए, हम उनके जवाब देकर आपकी परेशानी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि क्या कारण होते हैं चेक बाउंस होने के, और एज अ कंज्यूमर आप उसके अगेंस्ट कैसे कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। वक्त की कमी और मनी रिलेटेड ऑफेंस से बचने के लिए कैश की जगह चेक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा, जिससे जिंदगी आसान तो हुई, लेकिन चेक बाउंसिंग के बढ़ते ग्राफ से मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में 9 अक्टूबर 2008 तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट सेक्शन 138 के तहत 36 लाख चेक बाउंस केसेस पेंडिंग थे। आमतौर पर बैंक भी ऐसे मामलों में कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं देते और आखिर में लोगों को कानून का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चेक डिसऑनर्ड होने के 1 महीने के भीतर ड्रॉअर को कैश रिकवरी का कानूनी नोटिस भेजना जरूरी है। चेक बाउंसिंग के बढ़ते मामलों को देखकर कानून भी इस पर सख्ती से पेश आने की बात कहता है। बिल्कुल, चेक बाउंस होने से अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। कामरान जी, आपसे जानना चाहूँगी कि ये एक ऑफेंस है, इसकी सज़ा क्या होती है और किन हालातों में हम इसके अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक पार्ट तो ये है कि किस तरह से ये क़ानून में आप प्रोसीड कर सकते हैं। उसमें यह है कि जब भी आपने किसी आदमी ने आपको चेक दिया और उसके अकाउंट में मान लीजिए पैसा नहीं है, या उससे स्टॉप पेमेंट कर दिया बग़ैर आपको बताए, तो ये 2 ऑफेंसेस हैं जो कि क्रिमिनल ऑफेंस हैं, यानी उसमें उसको सज़ा होगी। क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब ये है कि उसमें सज़ा होगी जी। और आप जो आदमी ऐसा करता है उसको हो सकता है कि अपना दुगना पैसा भी देना पड़े। ये कानून में प्रोविज़न है। और दूसरी बात जो कही गई कि भाई इसमें हम कंप्लेंट कर सकते हैं, तो आप पहले नोटिस वगैरह तो देते ही हैं, जो कि कानून में दिया हुआ है प्रोसेस एक पूरा। उसके बाद आप जो क्रिमिनल कोर्ट होता है उसमें कंप्लेंट दर्ज करना पड़ती है, उनको देना पड़ता है, अदालत के सामने कंप्लेंट लगती है, फिर आपका एविडेंस होता है, फिर उसके बाद नोटिस अदालत जारी करती है दूसरी पार्टी को। और आजकल जो है वो मीडिएशन का एक रास्ता खुल गया है। पहले कई साल लग जाते थे, अभी हमारे सामने ये बात भी आई कि भाई 38 लाख केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट ने ये किया है कि स्पेशल अदालतें बनाई हैं और उसमें मीडिएशन की स्कीम भी अब डाली है, ताकि लोगों को बहुत लंबे वक्फे तक इंतज़ार ना करना पड़े इसका। आपने कहा कि पेनल्टी होती है कि डबल द अमाउंट चेक का आपको देना पड़ता है। क्या कोई सज़ा भी होती है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है? 2 साल की सज़ा भी है। 2 साल की सज़ा। ये क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन एक तरीके से कंज्यूमर होता है जिसका चेक बाउंस होता है, तो क्या कंज्यूमर कोर्ट इसमें कुछ मदद कर सकती है कि आपको क्रिमिनल कोर्ट में ही जाना होता है? नहीं, कंज्यूमर कोर्ट इसमें तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि मान लीजिए कोई एक ख़ास कारण है जिसकी वजह से चेक बाउंस हो रहा है, जिसमें आपकी गलती नहीं है, यानी पैसा मौजूद है, स्टॉप पेमेंट नहीं हुआ, फिर आप कंज्यूमर कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। लेकिन जहां ये 2 शर्तें मौजूद हैं, ये 2 चीज़ें मौजूद हैं, या किसी ने जानबूझ के कुछ गलत सिग्नेचर करके दिया या गलत अकाउंट नंबर दिया, तो ये सब क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, उसमें आप कंज्यूमर कोर्ट को नहीं इन्वॉल्व कर सकते। लेकिन क्रिमिनल कोर्ट है जहां पर अगर चेक बाउंस होता है तो आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। पूजा ने हमें कॉल किया है दिल्ली से। पूजा जी, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मैं ये जानना चाहती थी कि मुझे मतलब किसी ने चेक दिया तो वो बाउंस हो गया। जी पूजा जी, आप प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, तब हम आपको बेहतर सुन पाएंगे। मैंने ठीक है जी
जी चेक बाउंस हुआ था, मतलब किसी ने दिया था, मैं बैंक गई थी, वो बाउंस हो गया था चेक। तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे मतलब किसी पे पैसे थे। जी पूजा जी, यहाँ पे हम थोड़ी सी आपसे जानकारी जानना चाहेंगे कि जो चेक आपको मिला है वो कितना पुराना चेक है, आपको उसकी जो डेट उसमें लिखी हुई है वो कितना पुराना है? 2 महीने। 2 महीने। पूजा जी अब बाउंस कुछ कब कर हुआ था? सकती हैं क्योंकि बाउंस 2 महीने हो चुके हैं। आपने जो चेक था वो बैंक में लगाया होगा, उसके बाद वो बाउंस किए हुए उस वक्त को कितना वक्त हो चुका है? उसको 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन हो चुके हैं, तो ऐसे में ये क्या करें? इनको अब एक लीगल नोटिस या डिमांड नोटिस जिसे बोलते हैं वो भेजना चाहिए सेक्शन 138 के तहत में, चाहे अपने वकील से कर लें या किसी समझदार आदमी से, बैंकर वगैरह से सलाह मशवरा करके उसका जो डिमांड नोटिस है वो स्टैट्यूटरी नोटिस है, क्योंकि उसके बगैर का बात बनेगी नहीं। उसके बाद इनको ये करना होगा कि उस नोटिस का अगर जवाब आता है तो ठीक है, उस नोटिस को सर्विस भी होनी चाहिए। ये भी एक शर्त है कि जिस आदमी ने उसका पता वता सही होना चाहिए, उसके पास तक नोटिस पहुंचना चाहिए। यदि उसके पास तक नोटिस नहीं पहुंचेगा तो फिर पूरी जो कवायद है वो बेकार हो जाती है। लेकिन ऐसे में पूजा जी को कैसे पता लगेगा कि उनके पास वो नोटिस गया है कि नहीं? इसके 2 तरीके हैं। जिस डाक से ये भेजेंगे उसकी एडी आएगी, यानी रिसीविंग आएगी उसकी, चाहे कुरियर से भेजें, जिस किसी से भी भेजें, सरकारी डाक से भेजें तो अच्छा है। लेकिन कुरियर से भी भेज सकते हैं क्योंकि अब कानून उसकी इजाज़त देता है। लेकिन कुरियर से एक चीज़ कहलाती है पीओडी, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, वो ज़रूर लें, जो कि भेजने के हफ्ते भर या 7-8 दिन के बाद आपको आपके कुरियर एजेंट दे सकता है। जी, तो पूजा जी अब आप देर ना करिए, क्योंकि चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट करनी होती है, आपको जो नोटिस है वो भेजना होता है। अगर 30 दिन के बाद आप ऐसा करेंगी तो आप इसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं लिखवा पाएंगी। और साथ ही ये ध्यान रखें, जैसा कि कामरान जी ने बताया, कि आप जो डिलीवरी की रिसीट होती है, जो कन्फर्मेशन होता है, वो ज़रूर ले लें। आदर्श ने हमें कॉल किया है नोएडा से। आदर्श जी पूछिए अपना सवाल। लगता है आदर्श जी से संपर्क टूट गया है। हमारे पास एक एसएमएस आया है, कीर्ति जी ने भेजा है। इनका कहना है कि इनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इन्होंने एक लोन लिया था बैंक से, अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते वो लोन को अब उसमें सेटलमेंट कराना चाहते हैं। और उससे पहले जब हम लोन लेते हैं तो हम चेक्स देते हैं बैंक को पहले से ही, अब वो बाउंस होने लग गए हैं। तो ऐसे में वो क्या करें? हालांकि वो बैंक से बोल चुकी हैं कि अब ये सेटलमेंट करना चाहती हैं। बैंक से अगर बोल चुकी हैं तो देखिए, सेटलमेंट तो बैंक्स भी जो भी इनकी फाइनेंस कंपनी है वो करना चाहती है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि या तो इनको वहाँ जाके उनके जो आला अफसर हैं उनसे बात करनी होगी कि भाई देखिए ये मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या तो आप लोन सेटल कर दीजिए, तो एक अमाउंट तय हो जाएगा और फिर उस पर एक किस्तें बन जाएंगी। नहीं तो क्या होगा कि इनके हर महीने जो किस्त का चेक है वो बाउंस होता रहेगा और इनको नोटिस आते रहेंगे, फिर एक के बाद एक कंप्लेंट और उसके बाद बेल कराना और तमाम और चीज़ें होती रहेंगी। तो मेरी सलाह तो इनको यही रहेगी कि देखिए, जब तक आप अपने फाइनेंशियल्स सही नहीं करेंगी तब तक तो मसला हल होगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये वहाँ कंपनी में जाके बात कर सकती हैं, उनसे अपनी पोजीशन रख सकती हैं। लेकिन देखिए, पेमेंट तो करना होगा क्योंकि कंपनी ने आपको लोन दिया है। लोन इसलिए तो नहीं दिया जाता है कि भाई आप उसका पैसा वापस ना करें, पैसा वापसी के लिए ही कंपनी देती है, आपको सहूलत दे दी। तो इसमें मैं समझता हूँ कि लोगों को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए इस बात का कि हम क्या खर्च कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं और क्या हम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कीर्ति जी, आपसे हम यही कहेंगे कि आपका जितना भी लोन अमाउंट अभी बचा है, आप बैंक के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, सेटलमेंट कीजिए और साथ ही लिखित में सब कुछ ले लीजिए। क्योंकि आपने जैसा कि बोला, आप सेटलमेंट करने के लिए बात कर चुकी हैं, मगर फिर भी आपके पास नोटिस आ रहा है, तो आप दोबारा से जाइए और लिखित में सारी चीज़ें लीजिए। मीना है हमारे साथ कानपुर से, उन्होंने कॉल किया है। मीना जी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हाँ जी, मैं मीना बोल रही। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। हेलो जी। जी मीना जी, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, तो उन्होंने अपने फ्रेंड को, एक्चुअली हम पहले दिल्ली रहते थे, अब हम कानपुर शिफ्ट हो गए हैं, 6-7 साल हो गए हमको जी। तो इन्होंने उसको जैसे कुछ पेमेंट दी थी, मतलब एक्चुअली उन्होंने 15 लाख दिए थे। तो धीरे धीरे काफी रकम निकल आई। लेकिन जब हम दिल्ली से शिफ्ट होकर यहाँ कानपुर आ गए, बिजनेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उनके पास तब भी हमारे पास कुछ पैसा रह गया था जी। तो उनसे इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने 3.5 लाख के चेक उन्होंने 25-25 हजार के साइन करवा के ले लिए थे जी।
लेकिन वो चेक हमें काफी टाइम बाद हमारे हाथ लगे, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब थी, बच्चे छोटे थे। अब उन चेक को 6-7 साल हो गए जैसे हैं क्या, तो 2004 के वो साइन है, 3 के 4 के, तो उसका कुछ कर सकते हैं हम कि नहीं? मीना जी, हमें बहुत अफसोस है कि आपके हस्बैंड का साथ अब आपके साथ नहीं रहा और आपको इतनी सारी परेशानियां का भी सामना करना पड़ रहा है। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम आपकी इस परेशानी को दूर करें। आपसे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले मीना जी ने हमसे एक सवाल पूछा था, कानपुर से उन्होंने कॉल किया। कामरान जी, कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं? थोड़ा मुश्किल है इनका सिचुएशन जो है। ये बात बिल्कुल सही है कि इनके साथ सभी की सपोर्ट होना चाहिए, और इस वक्त मैं 2 ही राय इनको दे सकता हूँ। एक तो ये हो सकता है कि ये अपने उन साहब से जिन्होंने चेक दिए थे उनसे ये कहें कि भाई ऐसे ऐसे था, ये मसला है। ये तो वो बात हुई जो कि 1 to 1 इंसानियत वाली बात है। दूसरा, कानूनी इस वक्त इनके पास जैसे कहते हैं ऑप्शंस बहुत कम हैं। ले दे के एक बचता है, और वो ये कि एक सिविल दावा ये कर सकती हैं। ये एक अच्छे वकील के पास जाएं जो मतलब थोड़ा इन चीज़ों को समझते हों, और ये एक सूट फॉर रिकवरी की कोशिश करें। लेकिन वक्त बहुत गुजर गया है, तो हमारे यहाँ एक चीज़ कहलाती है लिमिटेशन। तो वो 3 साल तक आप ऐसे मुकदमे कर सकते हैं, लेकिन कहीं अगर ये प्रूफ दिखा दें कि हमने मुस्तकिल उनसे बात की और कहा और ये कहा, तो मुकदमा बन सकता है, लेकिन थोड़ा कमज़ोर है मेरी ये मैं कहूँगा। लेकिन सबसे आसान शायद अगर रास्ता हो सकता है तो ये कि वो उन साहब से बात करें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक कंक्लूजन निकले। मीना जी, आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप एक बार उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि वो आपको वापस चेक दें, और साथ ही जैसे कि कामरान जी ने बताया कि आप एक सिविल कोर्ट में भी केस दायर कर सकती हैं। ये कोशिश कर सकती है, और हम आपको यही कहेंगे कि कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर आप अपनी तरफ से कुछ कोशिश करेंगे तो आपकी किस्मत ज़रूर आपका साथ देगी और आपका कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलेगा। बीना ने हमें कॉल किया है दिल्ली से। बीना जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, एक्चुअली बात ये है, मैं अपने फर्म में साइनिंग अथॉरिटी है मेरी अपने फर्म में, तो उसमें जो मैंने अपने बैंक में चेक जमा कराए, जो मुझे गवर्नमेंट टेंडर के थ्रू मिलते हैं चेक, तो और मैंने अपने कुलीग्स को जो चेक काटे, मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस आ गया मेरे काटने में और वहाँ से मेरे को जमा कराने में बैंक में। तो उस केस में जब बाउंस हो जाता है, तो उस केस में मुझे मतलब बैंक ऐसा कुछ दे सकता है कि वो थोड़े चेक को बाउंस ना करे, रोक ले। मेरी इस तरीके की अभी पोजीशन चल रही है, अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ मेरा वो गवर्नमेंट वाला। जी बीना जी, रोक सकती हैं, स्टॉप पेमेंट करा सकती है, या ऐसा कुछ जरिया कि चेक बाउंस ना हो, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है चेक साइनिंग में, तो चेक बाउंस से और एक क्राइम करने से ये बच जाए, तो क्या हल निकल सकता है? आपकी अगर नीयत साफ है तो आप सब काम कर सकते हैं, और दूसरा भी आपको समझेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको अपना पैसा चाहिए। कोई मुकदमाबाजी जानबूझ के या तफरी के लिए नहीं किया करता। अगर इनको लगता है कि कोई सिग्नेचर डिफरेंस है, या मुझे जो इनकी बात से लगा वो ये लगा कि शायद इनकी फाइनेंशियल सॉल्वेंसी का कुछ इशू है, ऐसा मुझे लगा। तो उसमें यह है कि आप बातचीत कर लें और एक फ्रेश चेक दे दें, क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी ऑफेंस करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस तो होगा ही, और अगर आप जानबूझ के कोई ऑफेंस करते हैं तो उसका भी कॉन्सिक्वेंस होता है। लेकिन कामरान जी, आपने बोला कि 2 रीजन होते हैं, या तो सफिशिएंट कैश ना हो या फिर स्टॉप पेमेंट बिना बताए कर दी जाए। अगर बीना जी बताकर स्टॉप पेमेंट कर देती हैं और फ्रेश चेक्स इशू कर देती हैं, तो क्या इस तरीके से सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। इसीलिए मैंने अर्ज किया कि म्यूचुअली आप उनसे बात कर लीजिए, आप अपना वो चेक वापस ले लीजिए और ये आप फ्रेश उन्हें इशू कर दीजिए। तो बीना जी, सिर्फ आपको इतना करना है, जैसे कि आपने सवाल पूछा, आपकी इंटेंशन सही है, तो आपको अपने सारे जो चेक्स हैं उनके स्टॉप पेमेंट कर दीजिए। जिसके लिए चेक इशू किया है उनको बता दीजिए कि मैंने स्टॉप पेमेंट किया है, और फ्रेश चेक्स इशू कर दीजिए, तो इसमें आप कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ेंगी। अजीत ने हमें कॉल किया है मुंबई से। अजीत जी, पूछिए अपना सवाल। जी जी, हेलो। हाँ जी सर, ऐसा है कि मैंने एक आदमी को 2.5 लाख रुपए दिया था जी, और उन्होंने वहां पर से क्या किया कि वो जो चेक हैं उनसे बाउंस हो गए बैंक से। तो बाद में उन्होंने क्या काम किया कि जब उनके घर में नोटिस भेजा गया प्रायर
और वो लोगों ने क्या काम किया कि वो जो नोटिस था उसको रिसीव तो कर लिया, एक्नॉलेजमेंट जो हमें मिल गई है जी। लेकिन जब हमने फिर उसके बाद में उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसके बाद में हमने क्रिमिनल कोर्ट में उसको केस कर दिया जी। केस करने के बाद उस आदमी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आज कम से कम 4-5 महीने हो गए। उसके बाद में हमने उसके घर में गए तो देखा कि वो जगह अपनी वो छोड़कर कहीं दूसरी जगह भाग गया। मेरा ये कहना है कि क्या हम पुलिस से कोई इस तरीके से ले सकते हैं मदद या कोई और कोई तरीका जिससे ये पता लग सके वो है कहाँ, ताकि हम कोर्ट के अंदर से सीधा उनके घर में समन या नोटिस भेज सकें। प्लीज हेल्प। जी अजीत जी, आप एक जागरूक सिटीजन हैं, आपको पता था कि क्या करना है, क्रिमिनल कोर्ट में उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करनी है, आपने पूरा प्रोसेस किया, लेकिन फिर भी अजीत जी की परेशानी बरकरार है कि वो घर छोड़कर ही चले गए नोटिस देने के बाद भी। ऐसे में ये क्या करें? एक चीज़ कहलाती है पब्लिकेशन, ये इस वक्त कोर्ट में है जी। तो कोर्ट में रिक्वेस्ट करेंगे पब्लिकेशन के लिए, कोर्ट वहाँ पब्लिकेशन कर देगा। उसके बाद एक्स पार्टे एक प्रोसेस कहलाता है, यानी वो जो दूसरी पार्टी है उसके खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा अदालत में और वो एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं अगर ये पब्लिकेशन करवा लेते हैं। और ये मेरी राय ये रहेगी कि अपने जो भी अगर वकील साहब हैं इनके तो उनसे बात करें और उस प्रोसेस को पब्लिकेशन वगैरह करके उस पर सर्विस कंप्लीट करने की उन्होंने कोशिश बोला करें। कि पुलिस की सहायता ले, क्या ये हम सजेस्ट करेंगे कि पुलिस की सहायता जब आप अदालत में हैं तो पुलिस की सहायता केवल इतनी हो सकती है कि जब अदालत उसमें वारंट या ऐसी कोई चीज़, लेकिन पहले तो सर्विस हो ना। अदालत की प्रॉब्लम यह है कि जब तक दूसरी पार्टी को सर्विस नहीं होगा तब तक ना वारंट हो सकता है ना नॉन बेलेबल वारंट हो सकता है। और पुलिस असिस्टेंस अदालत तभी ले सकती है जब सर्विस नॉर्मल मेथड से जो दिया हुआ है कानून में वो जब नहीं होती है तब पुलिस का रोल उसमें आता है। तो अजीत जी, हम आपको यही कहेंगे कि क्योंकि आप अदालत तक पहुंच चुके हैं तो अभी आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए और अदालत में कंप्लेंट कीजिए कि अब वहां पर उस जगह से वो इंसान जगह छोड़कर भाग गया है और इसी रास्ते पर चलिए, आपको आपका इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। जागो में आज हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस होने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में कि आप कैसे डील करें और कैसे उसके अगेंस्ट कंप्लेंट लिखवाएं। अब आप ये तो जानते हैं कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन कामरान जी, क्रिमिनल ऑफेंस तो है और हमने ये भी बताया कि 15 दिन के अंदर अंदर केस फाइल करना है, पर पूरा प्रोसेस क्या है, कहाँ जाए, कैसे ड्राफ्ट करें और किस तरीके से कंप्लेंट करें? देखिए, जब चेक बाउंस होता है तो बैंक आपको इंटीमेशन भेजती है, उसके विदिन 15 डेज जो है, जब इंटीमेशन आपको मिल गया उसके 15 डेज़ के तहत में आपको एक डिमांड नोटिस भेजना होता है। उसमें बाकायदा लिखना पड़ता है सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत में डिमांड किया जा रहा है और ये पैसा, इतना पैसा है आपके ऊपर और इतना आपको पैसा फ़ौरन आप हमें विदिन द नोटिस पीरियड ऑफ 45 डेज़ वो आप दे दीजिए। अब आपके पास अगर वो जो डिमांड नोटिस आया है उसके बाद एक वक्फ़ा दिया जाता है और उस टाइम में इस नेक्स्ट 45 डेज़ जो आपने भेजे हैं नोटिस के, अगर सर्विस हो जाता है तो वो सर्विस का मतलब ये है कि उनको मिल जाना चाहिए और आपके पास एक एडी कार्ड से सिग्नेचर आ जाना चाहिए। अगर आपने कुरियर से भेजा है तो आपके पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी होना चाहिए, कन्फर्मेशन बेसिकली होना चाहिए कि दूसरे को मिला है। और उन नेक्स्ट 45 डेज़ के तहत में आपको अगर नहीं वो देते हैं पैसा तो आपको हक़ है कि आप एक कंप्लेंट फाइल करें। उसका एक बाकायदा फॉर्मेट है, एक प्रोफार्मा है उसका, उस फॉर्मेट में आपको अदालत के सामने अपनी जो भी जुरिस्डिक्शन बनती है वो आपको वहाँ पे लगाना होता है। आप अपने वकील से भी कह सकते हैं और अगर यदि आपको समझ में आता है 138 का लॉ जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, तो आप खुद भी कर सकते हैं पैरवी और लीगल एड से भी मदद ले सकते हैं अगर आप उतना नहीं अफोर्ड कर सकते तो। यानी हर एक कंज्यूमर को ये जागरूक होना ज़रूरी है कि इस तरीके से, हमने अभी आपको पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरीके से आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। उषा ने हमें कॉल किया है दिल्ली से। उषा जी, कहिए। जी मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैंने किसी को पैसे दिए हुए थे जी। और उसने मुझे 6.5 लाख का चेक दे दिया है और मैं जब भी उसे कहती हूँ कि मैं बैंक में डाल रही हूँ तो वो मुझे मना कर देते हैं कि ये अभी मत डालो, मेरे उसमें पैसे नहीं है और वो मुझे ना पैसे दे रहे हैं ना चेक डालने दे रहे हैं। अगर मैं वो पैसे उनसे कैसे ले सकती हूँ? देखिए, दो चीज़ों का इन्हें ख्याल करना है। एक तो ये कि अगर चेक पे डेट लिखी हुई है तो चेक 6 महीने ही वैलिड होता है डेट से। तो अगर 6 महीने निकल गए उस तारीख से, अगर डेटेड है चेक, अगर अनडेटेड चेक है तो इनको कोई ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है।
थोड़ा सा समय दे दें और उनसे ये कहें कि भाई अगर तुम एक साथ नहीं दे सकते हो तो आधा आधा करके दे दो, 3 चेक दे दो अलग अलग उसमें। एक तो ये तरीका है जी। दूसरा तरीका ये है कि ये अपना चेक प्रेजेंट करें, अगर वो मियाद में है या यानी लिमिटेशन में है, अपने टाइम के हिसाब से है, उसको प्रेजेंट करें और जैसे मैंने अभी एक प्रोसेस डिस्क्राइब किया था उसके तहत ये उसको फॉलो करें, उसको लेकिन बाउंस क्या करा ये ऐसे भी कर सकती हैं कि जिसने बोला है कि आप चेक अभी मत डालिए तो ये फिर भी चेक डालें और फिर वो बाउंस हो जाए और फिर उस तरीके से पैसा निकलवाया जा देखिए सके? पैसा तो इनका पहले ड्यू हो चुका है, तो ये अब इनका ही डिस्क्रिशन है। अब ये तो आपसी समझौते और अंडरस्टैंडिंग की बात है कि भाई हमने कहा, आपने कहा कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, तो आपने कहा अच्छा ठीक है कुछ वक्त हम रुक जाते हैं, लेकिन उस वक्त का ये मतलब नहीं कि आप 3 साल 4 साल। लेकिन मेरी राय ये रहेगी अगर वो आदमी जेन्युइनली इनको रीपे करना चाहता है तो ये उनसे मज़ीद 2-3 चेक डिवीज़न में उसमें ले लें अगर उसकी नीयत ठीक है, क्योंकि इसमें आपका नीयत समझना बहुत ज़रूरी है। पैसे तो लोग दे ही देते हैं लेकिन और कभी कभी नहीं होती कैपेसिटी, ये भी एक बात है। तो उषा जी आप ध्यान रखिए, सबसे पहले चेक कर लीजिए कि उस चेक पर डेट क्या डली हुई है और अकॉर्डिंगली जैसे कि कामरान जी ने आपको बताया इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए। तो आज आप ये जानते हैं कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है अगर आपको दिया हुआ चेक बाउंस हो जाता है, लेकिन 3 बातों का बिल्कुल ज़रूर ध्यान रखिए कि आप इसके अगेंस्ट आवाज़ तभी उठा सकते हैं अगर वो जो चेक है वो वैलिडिटी के अंदर है और आप 30 दिन के अंदर नोटिस जारी करते हैं और साथ ही आप 15 दिन आपको इंतजार करना होगा, फॉलो अप करना होगा और ये ध्यान रखना होगा कि 15 दिन के अंदर आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप आगे उसकी कंप्लेंट करें। कामरान जी बहुत बहुत धन्यवाद जागो में शामिल होने के लिए।